नमस्कार सभी को मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो उपस्थित हूँ मैं रति मिलाप का दूसरा भाग लेकर। सुनिएगा। फिर तो उस बित्ते भर की छोकरी ने नए परिवेश के नए लटकों को ग्रहण करने में जैसी तत्परता दिखाई, मैं शायद कोई पढ़ी लिखी मॉडल भी नहीं दिखा सकती थी। मेरी बुटीक आधुनिका श्रृंगारिकाओं की प्रिय क्रीड़ा स्थली थी। आए दिन वहाँ बम्बई की उर्वशियों का मेला सा जुटता था। उनकी नई से नई वेशभूषा, चाल ढाल, हंसी कटाक्ष हीरा देखते ही देखते अपनी विलक्षण स्मृति के कीलक से गाड़ कर रख देती और उसकी सुरुचि की आश्चर्यजनक प्रगति मुझे स्तब्ध कर उठती। कभी कभी मैं मेरे साथ दुकान चलने को तैयार होकर आती तो मैं सच कह रही हूँ कि बहन, एक विचित्र सी हीन भावना मुझे पल भर को खिन्न कर जाती। न सूरत न शकल, पर फिर भी लापरवाही से उसकी आंचल की स्मर ध्वजा सी फहराने की भंगिमा, परपाटी से बंधा हुआ जूड़ा, जूड़े पर लगा बेले का दक्षिणी गजरा, सुडौल मराल ग्रीवा में काले डोर से बंधी सोने की तबीजिया, छंदमयी गति और बंकिम स्मित देख कोई भी नहीं कह सकता था कि 4 महीने पूर्व ये समाज परित्यक्ता किसी भयानक बिरादरी की सदस्या रही होगी। मेरी ग्राहिकाओं में कोई उसके सुडौल चिबुक पर गुदे गोदने पर मुग्ध थी तो कोई उसके उजले दांतों की चमक पर। बातों के छल्ले सजाने में वह चतुरा चिलबिली किसी भी प्रसिद्ध डिपार्टमेंट स्टोर के सीखे पढ़े सेल्समैन को धूल चटा सकती थी। मेरी ग्राहिकाओं में सब सुंदर षोडशियाँ ही आती थी, ऐसी बात नहीं थी। कभी कभी धन कुबेर सेठों की ऐसी ऐसी कदर विराट काया सेठनियाँ धमकती थी कि मेरी बुटीक की सर्वश्रेष्ठ साड़ी भी उनके अंग से लगते ही म्लान हो जाती। बार बार जब उन्हें दर्पण दिखा उसे रिझाने की मेरी चेष्टा सब व्यर्थ हो जाती और दुशासन के खींचे गए चीर की भांति साड़ियों का अशेष अंबार लगा मैं पूरी तरह हाँपने लगती, तो हीरा लपक कर पल भर में विषम स्थिति संभाल लेती। देखिए भाई साहब, मैं हंस हंस कर कहती, क्या गजब का कंट्रास्ट है और क्या बढ़िया आंचल। फिर वह चपला श्यामा एक शोक साड़ी के पल्लू से अपना सुराहीदार ग्रीवा लपेट कर अपने उजले दांतों की विद्युत छटा से खरीदने वाले को मोह लेती। मेरी बुद्धि में तो वह सूझ आई ही नहीं थी। उन भीमोदरा सेठानियों के 42 इंची कटियों में साड़ी लपेटती तो यही लगता कि किसी मर्सिडीज ट्रक को साड़ी लपेट रही हूँ। मैं तो सामली हूँ। फिर वह दुष्टा काउंटर से अपना तुरुस का अंतिम पत्ता फेंक सौदा पटा लेती। आप तो इतनी गोरी हैं मेम साहब, आप पर तो ये रंग खूब फबेगा। वह संतुष्ट ग्राहिका दामी पैकेट सहित विदा होती तो वह मेरी ओर देख गर्वोल्लास से मुस्कुराती। आपको अभी सौदा करना नहीं आता। अनु बहन ऐसी ऐसी भैंसें साड़ी खरीदने आएँ तो उन्हें ही साड़ी लपेट दर्पण मत दिखाइए। इसी से तो साड़ी के लाल रंग से भैंस बिदकी जा रही थी। अरे अपने ही को उस साड़ी में लपेट उसके सामने खड़ी हो जाती तो अब तक साड़ियाँ चुटकियों में बिक जाती। उसने हंसकर चुटकी बजाई और फिर मशीनी गति से उल्ली साड़ियों की गट्ठे को बड़े धैर्य से सुलझा कर तहाने लगी। हीरा धीरे धीरे मेरे नीरस जीवन का एक सरस अंग बनती जा रही थी। पहले मेरे नाश्तेदान के आयोजन में एक नीरस औपचारिकता का ही अस्तित्व रहता था। कभी सैंडविच, कभी पराठे सब्जी और एकादशी के दिन तो केवल फलाहार। पर जब से मेरी नवीन सेविका आई, वह उसी नाश्तेदान में ऐसे ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन भर कर लाने लगी कि बरसों बाद मेरी अब तक अवश पड़ी सात्विकी उदासीना जिह्वा भी चटकारे लेने लगी। ईरानी होटल के पीछे एक भैया चाट का खोमचा लगाता है। अनु बहन क्या बढ़िया पानी के बतासे बनाता है, कहिए तो भाग कर ले आऊँ।
प्रस्ताव के साथ ही उनकी सरवती आंखें पानी के बतासों की सी चटपटे रस की छलक से छलकने लगती। मैंने उसे संदेह से घूरा। क्यों हीरा इस चाट वाले को कहाँ से जानने लगी? जब से मेरे साथ आई है मैंने तो तुम्हें आँखों की पलकों में मूंद कर ही रखा है, फिर ये भैया तुम्हें कहाँ से मिल गया? ओह अनूबैन, वह गर्दन पीछे फेंक कर खिलखिलाकर हंस उठी। हंसने की उसकी ये सर्वथा मौलिक मोहक भंगिमा थी। इसकी बहन जो हमारे साथ थी कहाँ? मैंने अब और कठोर स्वर में पूछा। अरे वहीं जेल में, और कहाँ? उसको भी मेरी ही सी सज़ा थी अनूबैन, कत्ल की। अपने आदमी को उसने भी मारा था, पर गड़ासे से नहीं, अचार के तेल में अफीम चटा दी थी। फिर हीरा ने ऐसी दूधिया हंसी में अपने नन्हे अधर फैला फिर हीरा ने अपनी दूधिया हंसी में अपने नन्हे अधर फैला दिए कि मैं चाहने पर भी उसे नहीं डपट सकी। पति को गड़ासे से मारने और विस्पान में के मारने में हीरा की दृष्टि में अंतर उतना ही था जितना बकरे को झटके से मारने या हलाल करके मारने में होता है। देखा हीरा, मेरा स्वर फिर क्रोध की तरंगों में कांपने लगा। तुझे मैंने लाख बार समझाया है कि तू अब अपनी पिछली जिंदगी की किसी भी घटना को याद नहीं करेगी, न मुझे कराएगी। उस छोटी बदनाम बस्ती से अब तेरा क्या रिश्ता? खबरदार जो तू कभी उसकी दुकान पर गई। हाय दैया, हीरा ने अपनी तर्जनी अंदाज से ठोड़ी के गोदने पर टिका दी और फिर जैसे किसी फिल्मी शूटिंग का पूर्वाभ्यास कर रही हो। हम कब गई उस दुकान पर जो जाएंगे? मैं तो खुद ही छुट्टी वाले दिन अपनी बहन से मिलने खोमचा लेकर जेल आता और हम सबको एक एक दोना थमा जाता। तेरी नीयत चाट पर ऐसी ही फिसली है, मैं अब थोड़ी नरम पड़ गई। तो चल, तुझे कल ही चौपाटी ले जाकर गले तक चाट ठुसा दूंगी। उसने लज्जित होकर दुकान गर्दन झुका दी और अपनी डबडबाई आंखों के आंसू गुटकने की व्यर्थ चेष्टा करने लगी। मुझे उस पर तरस भी आने लगा। उम्र ही क्या थी अभागी की, जीवन के 18 वर्षों में ही स्वर्ग नर्क सब भुगत चुकी थी। उस दिन तो वह उदास रही, न नित्य की भांति रात तक चहकी, न हंसी, और दूसरे ही दिन फिर अपनी स्वाभाविक चपलता में लौट आई। मैं उसे मनाने ही फिर दुकान से सीधी चौपाटी लेती गई। पानी सहित पानी बतासों से अपनी गाल फुलाती बार बार मेरी ओर ऐसी निरीह कृतज्ञता से देखने लगती कि मेरी आंखें छलछला उठी थी। जानती हैं अनूबेन, जब मैं फैजाबाद पहली बार गई, फिर वह सहसा स्वयं ही मेरे पिछले दिन की दी गई चेतावनी स्मरण कर चुप हो गई। फैजाबाद में उसकी ससुराल थी, वहीं उसने वह जघन्य हत्या भी की थी। हाँ हाँ, कहती क्यों नहीं? मैंने हंसकर बड़े लाड दुलार से उसे उपसाया। इस बार कुछ नहीं कहूँगी। क्या हुआ फैजाबाद में? हाथ का छठा दोना फेंक उसने महातृप्त से अपने रसीले अधर पोंछे और उस बार बार नई गौना होकर आई तो छोटी ननद हमें गुड़िया का मेला दिखाने ले गई। उस बार हम दोनों में पानी के बतासे खाने की बाजी लगी थी और तूने ननद को हरा दिया था। क्यों? मैंने हंसकर कहा। हाय दैया, आपसे किसने कहा? उसने चिबुक कांकित त्रिकोणी गोदने में अटकी बतासे की एक बूर कमल पत्र पर टल टल हिलते जलबिंदु की ही भांति मुझे मुग्ध कर उठी। आरंभ से अंत तक वह अभिनय कुशला नटनी क्या अपने बहुरूपी व्यक्तित्व से मुझे छलती ही रही। क्यों उसके हृदय की मलिनता की एक भी कुटिल रेखा उसके चिकने चुपड़े चेहरे पर नहीं उभरी। जाने के बाद उस सरवती मस्त आँखों में माँ की गोद में किलकते शिशु की सी शिशु की ही निर्दोष चावनी मुझे निरंतर मूर्ख बनाती रही बहन। फिर एक दिन एक विकट समस्या मेरे सम्मुख आ गई। मेरी एक समृद्ध पुरानी ग्राहिका अचानक एक व्यवसायी के प्रेम में पड़ परिपक्व वयस में अपना विवाह रचा रही थी। अपने भावी ट्रसों संवारने का काम उसने मुझे ही सौंपा था। वह स्वयं एक ख्याति प्राप्त फिल्म तारिका थी। उधर नौसा भी उसी की टक्कर पर सुख्यात व्यवसायी था। इसी से ट्रसों
के लिए जैसी जैसी भौरी साड़ियों का मुझे आर्डर मिला था, उसे जुटाने के लिए मेरी दक्षिण यात्रा एकदम अनिवार्य हो उठी। वैसे भी प्रत्येक वर्ष मैं दक्षिण यात्रा पर निकल सीधे लूम से उठाकर साड़ियाँ ला अपनी बुटीक संभालती थी। इसी से मेरी साड़ियों में सीधे तंदूर से निकली तंदूरी रोटियों की सी सोंधी मिठास रहती। पर इस बार फरजाना बेग ने एक साथ 5 टेम्पल साड़ियाँ मांगी थी। चिंता एक ही थी कि पिताजी को किसके पास छोड़ूं। आज तक जब कभी जाती, मेरी प्रतिवेशनी रबिया बहन पिताजी की ऐसी देखभाल करती कि मैं निश्चिंत होकर घूम घाम यत्न से साड़ियों का मोल भाव करती रहती। मेरी उस खोजा मुस्लिम सखी पर पिताजी का भी अनन्य स्नेह था। दिन रात इबादत में डूबी सुमिरनी फेरती उस संस्कार परायणा युवती विधवा के वैधव्य ने उसके गंभीर चेहरे को एक अनोखी पवित्र आभा में मंडित कर दिया था। मेरे दुर्भाग्य से 1 वर्ष पूर्व वह भी अपने राजदूत भाई के पास विदेश चली गई थी। हमारे आसपास के पड़ोसी हमारे लिए होकर भी नहीं के बराबर थे। फिर पिताजी को एक बार दिल का भयानक दौरा भी पड़ चुका था। डॉक्टर ने मुझे एकांत में बुलाकर बार बार चेतावनी दी कि मैं उन्हें कभी अकेला न छोड़ूं। कुछ दिन बाहर रहने की बात होती तो शायद मैं इतनी चिंतित न होती, पर जैसे आंचल, रंग और कारचोबी की मांग मेरी ग्राहिका ने की थी, उसके लिए मुझे पूरे दक्षिण का परिभ्रमण करना होगा। यह भी मैं जान गई थी कि एक दिन बड़े साहस से मैं पिताजी के कमरे में गई। जैसे भी होगा उन्हें अपनी अनिवार्य यात्रा की सूचना से अवगत करा। मैं उनसे हीरा की सेवा स्वीकार करने का वचन लेकर ही रहूँगी। अब तक मेरे लाख कहने पर भी पिता ने उसका स्पर्श किया भोजन ग्रहण नहीं किया था। मैं पहुँची और सहसा देहरी पर ही ठिठक कर रह गई। कंबल से ढकी उनकी अचल देह देख मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। डेंचर उतारकर उन्होंने सिरहाने की मेज पर कांच के गिलास में रख दिया था। चश्मा उतारने में उनका सिकुड़ा सहस्त्र झुर्रियों से भरा चिपका चेहरा, धसी आँखें और चिड़िया सा खुला पोपला मुँह देख मुझे अजीब दहशत सी हो गई थी। हे भगवान, कहीं कुछ हो तो नहीं गया इन्हें। पहली बार मुझे उन पर अपनी निरीह निर्भरता का बोध हुआ। इतने वर्षों से मैं किसी उदार वटवृक्ष के विराट तने से लिपटी लता की भांति स्वयं अपना अस्तित्व भूल बिसर गई थी। ठीक भी तो था। मेरे लिए तो माता पिता, सास ससुर, संतान, आत्मियों के सारे रिश्ते केवल एक पिताजी तक ही सीमित रह गए थे। पिताजी, मैं एक प्रकार से चीख पड़ी। क्या हुआ अनु बेटी? वे हड़बड़ाकर उठ बैठे और मैं भागकर उनके पैरों में सिर रखकर सुबकने लगी थी। क्या हुआ अनु, क्यों रो रही है ऐसे? वे जितने ही बार मेरी पीठ पर हाथ फेरते उतनी ही बार उनका स्नेह विगलित कंठ स्वर मुझे और विवश बना सिसकियों से मेरी देह तोड़ कर रख देता। बड़ी देर बाद मैं तटस्थ हुई। मैंने रूमाल से आंखें पोंछी और हंसने की चेष्टा की। पिताजी, आप नींद में ऐसे लग रहे थे जैसे मैं सहसा सहम कर रुक गई। जो कहना चाह रही थी मैं कहती भी कैसे, पर पिताजी सब समझ गए, जैसे मैं मर गया। क्यों? अब वे ठठाका मारकर हंस पड़े। ओह, डरा दिया मैंने तुझे अनु। पिताजी, अब मैंने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे इस बार साड़ियाँ लेने कुछ जल्दी ही जाना होगा। फरजाना बेग का विवाह है ना, बड़ा तगड़ा ऑर्डर हाथ लगा है। सोचती हूँ कल चल दूँ। तो चली जाना अनु, मैंने क्या कभी तुझे आज तक कहीं जाने से रोका है? पिताजी आश्चर्य से मेरी ओर देखकर कहने लगे, क्यों, क्या तबीयत ठीक नहीं है तेरी? कैसी बात करते हैं पिताजी? मैंने कुछ झुंझलाकर ही कहा था। अपनी तबीयत की नहीं, आपको मेरी तबीयत की चिंता सता रही है। आपको इस बार अकेले कैसे छोड़ूं? पिछले साल तो रबिया बहन थी। क्यों, मैं कोई बच्चा हूँ? चिंता तो मुझे तेरी होनी चाहिए। इतनी दूर हर साल इधर उधर भटकती है। ओह समझा मेरे दिल के दौरों से घबरा रही है क्या? पर निश्चिंत होकर जा अनु बेटी, इतनी बात मेरी गांठ बांध ले। जो मरीज एक बार दिल के ज़बरदस्त दौरे को झेल लेता है, उसे फिर कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसा दौरा दिल को और मजबूत बना जाता है।
मैं जब भी मरूंगा दिल का दौरा मेरे प्राण नहीं लेगा अनु। कैसी अद्भुत भविष्यवाणी की थी पिताजी ने। फिर मैंने उन्हें अंत तक मना ही लिया। जैसे भी हो इन्हें हीरा की सेवा स्वीकारनी ही होगी। आपका दृष्टिकोण मेरे लिए हमेशा ऐसा उदार रहा पिताजी। मैं उनके सम्मुख तनकर खड़ी पटापट मुँह लगी बुढ़ापे की इकलौती संतान की ही भांति बहस करने लगी। एक बार का अपराधी जीवन भर का अपराधी बन जाता है, ये मैं नहीं मानती। हीरा ने जो भी किया हृदय की कुटिलता से प्रेरित होकर नहीं किया, परिस्थितियां ही उसे अपराधिनी बना गईं। आप कहते हैं ना कि अनु तू मेरे पूर्व जन्म की बेटी है, तो समझ लीजिए आपके पूर्व जन्म की एक नहीं 2 बेटियां हैं, अनु और हीरा। मेरी इस अंतिम लाड़ दुलार भरी दलील ने उन्हें जीत लिया और इस तरह अनेक तर्क वितर्कों से उन्हें पराजित कर मैं हीरा को अपने संत ससुर की कांपती अंगुलियां थमाकर दौरे पर निकल गई। इधर उधर भटकते मुझे पूरा महीना बीत गया। लौटने लगी तो बहुमूल्य साड़ियों के साथ हीरा के लिए भी एक गहरे लाल रंग की भड़कीली साड़ी ले ली। मैं जानती थी कि उसे शोक रंग बेहद पसंद है। पिताजी के लिए भी मैंने इस बार बहुमूल्य उपहार खरीद लिया। उस चौकोर नीलम की अंगूठी की मुझे तगड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। फिर किसी ज्योतिषी ने पिताजी को एक बार चेतावनी दी थी कि उनकी कुंडली की मारक दशा को खदेड़ने के लिए उनके लिए नीलम पहनना अनिवार्य था। मैं अपने पहुंचने पर का तार पहले ही दे चुकी थी। प्रत्येक बार की भांति पिताजी इस बार भी मुझे लेने स्टेशन लेने आए थे। उनके साथ हीरा भी आई थी। यह देख मैं खिल गई। ओह, तो पिताजी आपने अपने पूर्व जन्म की इस दूसरी कुलक्षणी बेटी को भी आखिर स्वीकार कर ही लिया। मैंने हंसकर उनके पैर छुए, फिर हीरा को खींचकर अपनी छाती से लगा लिया। शाबाश हीरा, मैंने उसकी पीठ ठोकी। लगता है पिताजी की सेवा में तूने मुझे भी हरा दिया। इतना अच्छा स्वास्थ्य तो मैंने आपका कभी नहीं देखा पिताजी। सचमुच ही पिताजी की वयस के जैसे 10 वर्ष एक साथ पीछे सरक गए थे। वह बंद गले का सफ़ेद लंबा कोट, सफ़ेद धोती, वही काली टोपी और चांदी की मूठ की छड़ी। चेहरे की एक एक झुर्री पर जैसे किसी ने पानी के छींटे मार भारी लोहा फेर दिया था। पिताजी की इकहरी देह जो छड़ी आज तक संग संग सहारा देती चलती थी, वह आज स्वयं उस इकहरी देह का सहारा लिए चली जा रही थी। किसी अवलंब के लिए आज उस छड़ी का अस्तित्व नहीं था। वह साथ चल रही थी केवल आभरण बनकर। घर पहुंचते ही मैंने उपहार निकालकर उन दोनों को थमा दिए, तो जहां हीरा महानंद से उछलती हुई उसी क्षण साड़ी पहनने भाग गई। पिताजी मखमली डिबिया हाथ में ही थामे न जाने किस सोच में डूब कर रह गए। देख क्या रहे हैं पिताजी, खोल कर पहनिए ना, आपकी ग्रह दशा इसी क्षण करवट बदल लेगी। मैंने लपक कर डिबिया का ढक्कन खोल दिया। उन्होंने फिर शायद मेरा मन रखने को ही अंगूठी निकाल कर पहन ली। बहुत बढ़िया नीलम है अनु। उन्होंने अपनी अनुभवी पारखी दृष्टि की कसौटी में उसे कसकर परख लिया। जानते हैं जौहरी क्या कह रहा था पिताजी? मैं तो उत्साह से नीलम की प्रशंसा करने लगी। कह रहा था संतान, वैभव, सुख सब देने वाला है ये नीलम, एकदम कामधेनु। पिताजी एकाएक गंभीर हो गए। तू कितनी भोली है अनु। मेरी उम्र क्या अब संतान, वैभव और सुख की उम्र है। नीलम का बड़ा उग्र पत्थर होता है। बेटी देने लगा तो सब कुछ दे देगा और लेने पर उतर आया तो पथ का भिखारी बनाकर रख देगा। उधर लाल साड़ी की आंचल फैला दर्पण के सम्मुख खड़ी हीरा स्वयं अपने ही प्रतिबिंब की लाख लाख बलैयाँ ले रही थी। लेती भी क्यों नहीं, यह तो उसके जीवन की पहली रेशमी साड़ी थी। मैंने जब उसे फरजानी बेग की दामी साड़ियाँ दिखाईं तो उसकी आंखें फटी ही रह गईं। हाय दैया, कितने की है अनु बहन? 1500 की एक साड़ी। हाय, इतने में तो आजकल भी 4 तोला सोना तुल जाता। दूसरे दिन जब मैं साड़ियाँ लेकर दुकान जाने लगी तो उसने टोक दिया, इन्हें वहाँ मत ले जाना अनु बहन। मैं तो आपको बताना ही भूल गई थी। आप जब नहा रही थी तो फरजाना बीवी का फ़ोन आया था। वह शूटिंग पर बाहर जा रही हैं, शाम को लौटेंगी तो घर से ही साड़ियाँ ले लेंगी। मैंने सेफ में ही साड़ियाँ रख दी।
और हीरा को लेकर काम पर निकल गई। उस दिन महीने भर से बंद दुकान की सफाई में हम दोनों घंटों जुटी रहीं। अचानक हीरा बोली, अनु बहन, मेरे सिर में आज बहुत दर्द हो रहा है। अगर आप कहें तो मैं घर चली जाऊं। बदन टूट रहा है, लगता है जूड़ी बढ़ेगी। अरे पहले क्यों नहीं कहा? जब पिताजी से कहना, फरजाना बीवी आए तो सेब में धरी साड़ियाँ देकर रसीद लेना न भूलें। मुझे आज इनकम टैक्स के कागज़ बनवाने बर्वे साहब के पास जाना है। लौटने में देर होगी। मुझे उस दिन देर ही नहीं, बड़ी अबेर हो गई। घर पहुंची तो नीलम अपनी असलियत का प्रमाण दे चुका था। फ्लैट पर पड़ा बड़ा ताला देखकर ही मैं चौंक उठी। वैसे मेरे पर्स में हमेशा फ्लैट की एक डुप्लीकेट चाबी रहती है, पर आज तक कभी उसे व्यवहार में लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। ताला खोलकर भीतर गई और न जाने किस आशंका से प्रेरित होकर सीधी सेफ की ओर भागी। सेफ की चाबी उसी में झूल रही थी, किंतु यह उतना ही रिक्त था जितना तब था जब मैं उसे खरीद कर फ्लैट में लाई थी। पहले मैंने फरजाना को फ़ोन किया। आपको अपनी साड़ियाँ कैसी लगीं मिस बैग? मैंने अपने कांपते कलेजे और चक्कर खाते मस्तिष्क को यथासाध्य संयत कर हंसकर पूछा, साड़ियाँ साड़ियाँ व्हाट डू यू मीन? मैं तो आपकी बुटीक पर समय से ही पहुंची थी मिसेज कापड़िया, पर आप तो आज 4 बजे ही दुकान बंद कर चली गई थी। मैंने कहा था कि मैं ठीक 5 बजे दुकान से साड़ियाँ लूँगी। स्वर की तीखी झुंझलाहट फ़ोन के आले को भी खनखना गई। पर आपने तो हीरा से कहा था कि आप मेरे फ्लैट से ही साड़ियाँ कलेक्ट कर लेंगी। अब मैं बुरी तरह हकला रही थी। ओह मिसेज कापड़िया, तब तो आप ही का दिमाग फिर गया है या मेरा? मैं भला दोबारा फ़ोन क्यों करने लगी? कल रात ही तो आपसे बात हुई थी। आई एम सॉरी मिस बैग, आई थिंक आई हैव बीन ड्यूप्ड। मैंने कांपते हाथों से फ़ोन नीचे रख दिया। न जाने कब तक मैं हाथ पर हाथ धरे बुत सी बैठी रही। फिर साहस कर उठी, पिताजी के कमरे की ओर जाने लगी तो न जाने किस आशंका से दोनों पैर कांपने लगे। क्या पता घाघ छोकरी एक बार फिर सदे हाथ की सफाई दिखा गई हो। क्या पता बिस्तर पर उनकी खून से लथपथ लाश ही मुझे मिले। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं पागलों की भांति स्वयं ही बड़बड़ाती पिताजी के कमरे की ओर लपकी और भागकर बत्ती जला दी। पलंग खाली पड़ा था। मेज पर धरे कांच के गिलास में न डेंचर था, न नियत स्थान पर चश्मा। मैं रहस्य में उलझी खड़ी ही थी कि सहसा अपने नाम लिखे लिफाफे पर मेरी दृष्टि पड़ी। पिताजी की कांपती लिखावट ही तो थी, बेटी अनु, केवल 2 शब्द लिखकर ही मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। इस वयस में मुझे इस निर्दोष किशोरी का पावन प्रेम मिला। यह मेरे प्रभु का प्रभुत दान है। अनु यह कहती है कि मेरे बिना अब इसके जीवन का एक पल भी सार्थक नहीं है। ऐसी स्थिति में इसे लेकर अब तेरी छत के नीचे हम दोनों का रहना न उचित है न वांछनीय। ईश्वर तुझे सुखी रखे। तेरा सब कुछ तुझे ही दे गया हूँ। अपना सामान कुछ साथ ले आया हूँ, वह भी अपने लिए नहीं, इसके लिए। तेरे शेयर, पासबुक सब तुझे पहले ही सौंप चुका था। तेरा पिता। मैं क्रोध में बौरा गई। क्या हो गया पिताजी को? कहाँ वह 18 वर्ष की कंजरन छोकरी और कहाँ गुजरात के प्रसिद्ध उद्योगपति करसनदास भोगीदास कापड़िया, आसन्न मृत्यु वर्षों से जिनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। मोतियाबिंद से लगभग अंधी हो चली आंखें, पोपला मुंह और चेहरे पर बयस की झुर्रियों का जाल। कैसे विश्वास कर सके वे इस छोकरी का? विवेकशील पुरुष को कभी कभी नारी अपनी नन्ही तर्जनी पर कैसे नचा सकती है, इसका अनुभव जीवन में मुझे पहली बार हुआ। बहन, जो छोकरी मुझे ही छल गई, जिसने उसके कारावार की कालिमा को रगड़ कर अमानवीय धैर्य से रगड़ उसकी मलिन त्वचा को भी निखार कर रख दिया था, वह क्या पिताजी को छोड़ देगी? पिताजी जो अपना सामान्य सा ले जाने की बात लिख गए थे, वह निश्चय ही सामान्य नहीं था, पर मैं कर क्या सकती थी?
पिताजी ने ना अपना पता ठिकाना दिया, न मेरा कुछ लेकर ही गए। ले गए थे मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सुख चैन, मेरे चित्त की सुख शांति, मेरे नीरस जीवन का एकमात्र अवलंब, स्वयं अपना स्नेहमय संरक्षण। किंतु इनमें एक भी वस्तु ऐसी नहीं थी जिसकी रपट लिखने में संसार का कोई भी थाना तत्परता दिखाता। यदि ऐसा संभव होता तो आज क्या फिर संसार के समस्त बही खाते में ऐसे असंख्य रपटे लिख पाने में समर्थ हो पाते। 3-4 दिन तक मैं चुपचाप घर पर ही पड़ी रही। जीवन में पहली बार मुझे लगा कि मनुष्य का एकांत ही उसका सबसे बड़ा मित्र है। यदि मेरी प्रतिवेशी या मेरे मित्रों की संख्या विस्तृत होती तो क्या उस दिन उसकी उतनी बड़ी लज्जा, अपना उतना बड़ा दुर्भाग्य मैं समाज से छिपा सकती। चौथे दिन मैं नित्य की भांति काम पर निकल गई। स्वयं मेरी कर्तव्यपरायणता ने ही मेरा हाथ थाम लिया। फरजाना बेग की साड़ियाँ फिर मैं जुटाने हवाई यात्रा पर निकल गई। जिस अनजाने आकाश में मैं उड़ती चली जा रही थी, पर न हीरा को पहचानता था, न करसन दास कापड़िया को, न अभागिनी अनसुईया को। इसी तरह 2 महीने निकल गए। लौटते ही मैंने अपना फ्लैट बदल लिया। पुराने फ्लैट की हर दीवार के चूने गारे में बसी अतीत की स्मृतियाँ मेरे लिए असह्य हो उठी थी। एक बार सोचा डॉक्टर नागर के पास जाकर सब कुछ उगल आऊं, पर फिर उन्हीं की चेतावनी ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी। जब उस छोकरी को जिद कर साथ लाने गई थी तो उन्होंने मुझे एकांत में स्नेह पगी सीख दी थी। 8 वर्षों से इस जेल की नब्जों को देख रही हूँ अनु बहन, मेरा कहना मान, इसे मत ले जा। इस कोयले की कोठरी की कालिक बड़ी पक्की होती है, समझी? पर कहाँ समझी थी मैं। समझी तो तब जब चिड़िया खेत चुनकर ही नहीं, उजाड़ कर पंख फैला कर उड़ चुकी थी। घोर अशांत में मेरे 3 महीने कट गए। डाक वाला आता तो कांप जाती, तार वाला दिखता तो हाथ पैर थरथराने लगते। क्या पता पिताजी का ही कोई दुस्संवाद मेरी अंतर चेतना व्यर्थ ही मन के द्वार नहीं खटखटा रही थी बहन। एक दिन उत्तर प्रदेश के गुप्तचर विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारी मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे बुटीक में ही आ गए। मिसेज अनसुईया कापड़िया आप ही हैं? जी हाँ, कहिए। मैंने कांपते हाथों से काउंटर की सतह थाम ली। करसन दास कापड़िया आपके कोई आत्मीय थे क्या? मतलब थे क्यों? क्या भी मैं लगभग चीख ही पड़ी थी। आई एम सॉरी मिसेज कापड़िया, पर कल बनारस में रहस्यमय ढंग से उनकी हत्या कर दी गई। पिछले बुधवार को एक होटल में एक युवती के साथ डबल सीटेड रूम लेकर रहने आए थे। परसों बड़ी रात को दोनों सारनाथ घूम कर लौटे। कल सुबह द्वार खटखटाने पर भी जब किसी ने द्वार नहीं खोला तो तोड़ दिया गया। उनके साथ की युवती लापता थी और खून से लथपथ उनकी लाश पलंग पर पड़ी थी। लगता था हत्या में किसी दूसरे व्यक्ति का भी हाथ था। उनकी एक डायरी में आपका पता मिला, इसी से हम आपको लेने आए हैं। आपको ही अब हमारे साथ चल उस लाश की शिनाख्त करनी होगी। मैं फिर उस दिन की फ्लाइट के साथ उनके साथ बनारस गई। बर्फ की विराट सिल्ली में धरी उनकी निर्जीव देह को देख मैं एकदम बेहाल होकर टूट पड़ी। बहन, जिसने इतने वर्षों तक मुझे अपने स्नेह की छाया में ढांक मुझे माँ का वात्सल्य और पिता का संरक्षण दिया, वह आज ऐसा असहाय पड़ा था, ठीक उस दिन की भांति डेंचरहीन पोपला मुंह मृत पक्षी के चंचुसा आज भी खुला था। तब मैं पिताजी कहकर चीखी थी तो वे हड़बड़ाकर उठ बैठे थे। क्या हुआ अनु बेटी, क्यों रो रही है ऐसे? पर आज मैं पिताजी कहकर चीखी तो मुझे पीठ पर हाथ फेर कर ढांढस बंधाने वाला कोई नहीं था। अनसुईया उसी शिवालय में बैठी शायद सहसा मिली मेरी मैत्री का अवलंब पर उसी व्यवस्था से विचलित हो उठी। उसके कपोलों पर आंसुओं की धारा बहती, उसका आंचल भिगोने लगी। मंदिर के पट खुल गए थे। कुछ दर्शनार्थी महिलाएं हम दोनों को घूर घूर कर देख रही थी। विक्षिप्त सी अनसुईया किसी शून्य क्षितिज को निहारती बिना आंसू ही बोलती चली जा रही थी। आसपास की घूरती भीड़ की कौतूहल दृष्टि जैसे उसका स्पर्श भी नहीं कर रही थी। मैंने ही उसे फिर हाथ पकड़ पिछवाड़े की ओर में खींच लिया था। मंदिर का घंटा बजा। उसने सहसा चैतन्य होकर पर्स से रुमाल निकाला, आंखें पोंछी, फिर कहने लगी, हाँ मैंने कहा यही करसन दास
भोगीदास कापड़िया हैं मेरे ससुर। इनके साथ ही की युवती का नाम हीरा है। वह एक बार पहले भी हत्या कर चुकी थी। दिन भर बयान लिखवाने में ही दिन बीत गया। उनकी अंत्येष्टि का दुरूह भार भी मेरे दुर्बल कंधों पर आ गिरा। बहू होकर भी मैंने बेटे का कर्तव्य भार निभाया। बहन, मैंने ही उन्हें मुखाग्नि दी। चटकती चिता के अधजले अंगारों को मैं न जाने कब तक देखती रही। कभी पिताजी कहा करते थे, अनु बेटी, गुजराती की कहावत सुनी है तूने? सूरत नु जमण ने काशी दू मरण। सूरत का खाना और काशी की मृत्यु, ये सौभाग्य बिरले को ही मिलता है। सूरत में तो मेरी ननिहाल थी अनु, वह भी प्रख्यात पटेल वंश में। 36 व्यंजनों का स्वाद अब तक चटोरी जिह्वा में रिस मिस कर बस गया है। पर काशी की मृत्यु भी क्या मिल सकेगी मुझे? मणिकर्णिका घाट में उस चिता की मिलन धूम्र रेखा को देख न जाने कैसी विचलित सी हो गई थी मैं। घुटनों में सिर डालकर सुबकने लगी और तभी पीठ पर उस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने हाथ का स्पर्श पा चैतन्य हुई। धैर्य रखिए मिसेज कापड़िया, कब तक यहाँ बैठी रहेंगी? चलिए आपको होटल तक छोड़ दूँ। उस अनजान मित्र की कार में ही मैं फिर होटल चली आई। मैं बम्बई लौट आई, पर लगता था गुप्तचर विभाग उस छोकरी को अपने सतर्क घेरे में अंत तक बांध नहीं पाया। वन्य हरिणी किसी सधी कुलाचे भरती वह किसी गहन अरण्य में खो गई। पर फिर मैंने ही उसे एक दिन ढूंढ लिया। पिताजी की मृत्यु को 2 वर्ष हो चुके थे। मैंने अपनी बुटीक से लगा एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खरीद लिया था। दिन भर न जाने कब बीत जाता। रात को थक कर चूर लौटती तो चुप आकर सो जाती। पिछले महीने किसी काम से दिल्ली जाना था। एक प्रख्यात होटल में खाना खा रही थी कि सामने की मेज पर एक जोड़ा दिखा। गोरा लंबा युवक, चमचमाता, सस्ती रुचि का सूट पहने बड़े मनोयोग से मेनू पढ़ रहा था। उसकी सहचरी की पीठ ही मुझे दिख गई, किंतु उस पीठ पर फैले आंचल को पहचानने में मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। ये उसी साड़ी का आंचल था जिसे विवाह के दिन फरजाना बेग की पीठ पर फैलना था। उस साड़ी को तो मैंने सीधे लूम से उतार कर उसकी सुनहरी जरी की एक एक जामदानी बनावट सूंघी परखी थी। मैंने फिर घूर कर देखा, मेरा अनुमान ठीक ही था। वही थी। शरीर 2 वर्षों में और भर गया था, किंतु ठोड़ी के त्रिकोणी कूदने से लेकर उन विलासी अधरों की कामातुर ढलान में कोई भी अंतर नहीं आया था। दोनों बड़े ही चाव से रोस्ट मुर्ग की टांग चिचोड़ रहे थे। उनके साथ का बालक हाथ में बिस्फोन लिए मेरी मेज पर लपक आया। मुझे जैसे किसी ने कील ठोंकर गुदगुदी कुर्सी पर गाड़ दिया था। वह गुलगोथना गोरा चिट्टा बालक अब एकदम ही मेरे पास आकर मुझे देखने लगा, जैसे मुझे पहचान रहा हो। मेरी पुतलियां एक पल को स्थिर हो गई। इन आँखों को तो मैं भी पहचानती थी। पिताजी की सी स्नेहिल विगलित दृष्टि, मुझे ही वात्सल्य और वही गंभीर मुख मुद्रा। एक पल भी वह और खड़ा रहता तो निश्चय ही पिताजी कहकर चीख पड़ती। अचानक उसकी माँ अपने पास न देखकर इधर उधर देखने लगी। फिर हमारी परस्पर आंखें टकराईं। ओह, कैसा घातक टकराव था! लगता हम दोनों को ही एक दूसरे की उपस्थिति सहसा शून्य कर गई थी। फिर उसके रक्त शून्य चेहरे की कुटिलता उभरी। चील की भांति झपट्टा मारकर उसने बच्चे को उठाया और साथ में युवक को लगभग खींचती तेजी से बाहर निकल गई। और मूर्ख, तू बैठी ही रह गई। चीख कर पकड़ क्यों नहीं लिया उसे? मैं उत्तेजित होकर अनसुईया को ऐसे झकझोरने लगी जैसे जघन्य अपराध कर अपराधिनी ताजे खून से रंगा गड़ासा लिए उस छड़वी मृत करसन दास के सिरहाने खड़ी हो। मैं चीखती कैसे पगली? अनसुईया की करुण भीगी हंसी ने मेरा मुंह फिर बंद कर दिया। क्षण भर पहले मेरा नन्हा देवर मुझसे अपनी उन परिचित आँखों के भिक्षा पात्र से दया की भीख जो मांग रहा था, वह हंसकर उठ गई। बाप रे बाप, कितनी देर हो गई! 6 बज गए हैं। 7 बजे मेरी गाड़ी छूटती है। मुझे एक बार अपने आलिंगन में बांध, मेरी वह रहस्यमयी सखी फिर त्वरित विदा का रूमाल हिलाती तेजी से चली गई। कितनी मूर्ख थी हम दोनों!
न उसने मेरा पता लिया न मैंने। हम दोनों ही एक बार फिर इस विराट विश्व की अंधी भूल भुलैया में भटकने को पिछुड़ गई थी। एक लंबी सांस खींचकर मैं उसके भागते रिक्शा के घूमते पहिए को देखती रही और वह भी ओझल हो गया। आश्रम के महाकाल के त्रिनेत्र ने सचमुच ही उस सुदर्शन कंदर्प को भस्म कर दिया था। अब तो रह गई थी रति विलाप की करुण गूंज, जो शायद जीवन भर रह रहकर मेरे कानों में गूंजती रहेगी। तो ये थी रति विलाप। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कृपया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सादर नमस्कार।